27 हिडन डिटेल्स इंट्रोडक्शन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि शायद तुमने नोटिस किया। स्टार्टिंग में नंबर 1, इस मूवी में स्टर्न्स इस सॉन्ग की मस्त से दूसरों को अपने कंट्रोल में करता है। तो इस सॉन्ग का नाम है मिस्टर ब्लू, जो कि बहुत ही कमाल की डिटेल है क्योंकि इसी कोड नेम का यूज स्टर्न्स ने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी किया था, जब वो बैनर से कम्युनिकेट करता है, जिसमें बैनर का कोड नेम होता है मिस्टर ग्रीन एंड स्टर्न्स का मिस्टर ब्लू। नंबर 2, शायद तुमने नोटिस किया हो बट इस पूरी मूवी में रोज ने सिर्फ 2 कलर की टाइज पहनी है, रेड एंड ब्लू, जिनमें ब्लू रिप्रेजेंट करता है स्टर्न्स को एंड रेड हल्क को। जिसमें रेड हल्क बनने से पहले रोज की टाइज या तो ब्लू थी या फिर ब्लू एंड रेड कॉम्बो, सिंबलाइजिंग दैट कि कैसे स्टर्न्स पिल्स के जरिए रोज को रेड हल्क बनने की तरफ ले जा रहा है। बट उसके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन में रोज ने सॉलिड रेड टाई पहनी होती है फॉर शेडोइंग हिज फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3, प्रीवियस एमसीयू मूवीज में जब भी हल्क को काम करने की कोशिश की गई है, यानी उसे हल्क से बैनर बनाने की कोशिश की गई है, तो उस टाइम इस लाइन का यूज किया गया है, Sun's getting real low. Sun's getting real low. और इसी लाइन का बहुत ही क्लेवरली इस मूवी में रेड हल्क के लिए भी यूज किया गया है। क्योंकि जब सैम रोज को शांत होने के लिए कहता है तो उस टाइम बैकग्राउंड में सनसेट होता है और इसी टाइम रेड हल्क भी शांत हो जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की विजुअल डिटेल है। नंबर 4, मूवी में जब सैम को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं तो उस टाइम वो एबिस नाम के एक बार में होता है, जो कि रेफरेंस है एबिस हेड बार का फ्रॉम कॉमिक्स, जिसे कॉमिक्स में रेड हल्क ने स्मैश किया था। नंबर 5, मूवी में फर्स्ट मिशन के टाइम यूएस मिलिट्री कैप्टन अमेरिका को ईगल 1 कहकर बुलाते हैं, जो कि एक फन नोड है और साथ में दिखाया गया है कि अब यूएस मिलिट्री भी सैम विल्सन को एक्नॉलेज करने लगी है। बताता हूँ क्यों। तो सैम का ओरिजिनल कोड नेम था फैल्कन, और अगर बर्ड्स की बात करें तो उनमें ईगल्स फैल्कन से ज्यादा लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं एंड ईगल्स को किंग ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई सैम का न्यू कोड नेम ईगल 1 उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर है। नंबर 6, मूवी में फैल्कन का जो न्यू सूट दिखाया गया है तो उसमें ग्रीन एंड ऑरेंज कलर्स होते हैं, जो कि बेस्ड है फैल्कन की न्यू एंड करंट कॉमिक्स लुक पे, जिसमें दोनों ही कलर्स हैं। नंबर 7, जब सैम यहाँ अपने बेस पे आता है तो यहाँ हमें बहुत सारी फोटोज देखने को मिलती हैं, जिसमें एक फोटो थी सैम की उसके ओरिजिनल पायलट राइली के साथ, जो कि सेम फोटो सैम ने विंटर सोल्जर मूवी में स्टीव को दिखाई थी। क्या ये राइली है? हाँ, और साथ में उसके बारे में बताया भी था। किसी को खोया है? हाँ, मेरा पायलट रायली। रात का मिशन था, पैराशूट से कूदकर बचाना था। ऐसा कुछ नहीं था जो हमने हजारों बार पहले ना किया हो। अचानक एक मिसाइल ने रायली को आसमान में ही उड़ा दिया। नंबर 8, सैम मूवी में बार बार आइजिया ब्रैडली को ओजी कहकर बुलाता है, जो कि निकनेम के साथ साथ एक रेफरेंस भी है उसके पास्ट को, क्योंकि आइजिया ही फर्स्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका था, जिसके बाद अब सैम सेकंड है और इसी वजह से सैम उसे ओजी कहता है। नंबर 9, जब रोज रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो उस टाइम उसमें से बहुत ही ज्यादा हीट और साथ ही उसके छूने ही चीजें भी जलती हैं, जो कि रेड हल्क की ओरिजिनल कॉमिक्स पावर से कनेक्टेड है, जिसमें रेड हल्क जितना ज्यादा एंग्री होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर उतना ही बढ़ते जाता है और उसके इतने गर्म होने की वजह से रेड हल्क जिस भी चीज को छूता है तो वो भी मेल्ट होने लगती है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया गया है। नंबर 10, इस मूवी में रोज रेड हल्क बनने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल हल्क की तरह ही सैवेजली एंड माइंडलेस एक्ट करता है, बट कॉमिक्स में शुरू से रेड हल्क के अंदर रोज की इंटेलिजेंस होती है, जिसमें वो ऐसे माइंडलेस मॉन्स्टर की तरह एक्ट नहीं करता। नंबर 11, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ पीएम मोदी जी का भी हॉलीवुड डेब्यू हो चुका है, क्योंकि इस मूवी में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया है तो उसके सिर से लेकर कपड़ों तक की पूरी लुक पीएम मोदी से इंस्पायर्ड है, जो कि तुमने नोटिस कर ही लिया होगा। नंबर 12, इस मूवी की ओपनिंग यूजुअल मार्वल स्टूडियोज इंट्रो के साथ नहीं होती, इसकी बजाय हमें एक प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट टेक्स्ट के साथ देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट्स। इसकी इंस्पिरेशन इस मूवी के डायरेक्टर जूलियस ओनोहा ने पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मूवीज लाइक द डे ऑफ द जैकल, ले समुराई, पॉइंट ब्लैंक एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर से ली है, जिनमें इसी मूवी के जैसे ही पॉलिटिकल करप्शन एंड मिलिट्री से रिलेटेड मिस्ट्रीज को सॉल्व किया गया है। नंबर 13, रोज अपनी इलेक्शन विक्ट्री स्पीच के दौरान अपने कैंपेन के स्लोगन के लिए टुगेदर वर्ड का यूज करता है, जो कि एक्चुअल में क्लिंटन केन के इस रियल लाइफ कैंपेन स्लोगन से इंस्पायर्ड है, जिसमें इन्होंने स्ट्रॉन्गर टुगेदर का यूज किया था। नंबर 14, इस दिन में सैम को अपनी शील्ड कार के ट्रंक में से उठाते दिखाया जाता है, जो कि एमसीयू में शुरू से होते आ रहा है। लाइक सिविल वॉर में शैरन इस शील्ड को अपनी कार के ट्रंक में रख के लाती है, उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में टोनी भी स्टीव को इस शील्ड अपनी कार के ट्रक में से उठा के देता है, और यही सेम ट्रेडिशन इस मूवी में फॉलो किया गया है। नंबर 15, प्रेसिडेंट रोज जिस एरोप्लेन में जापान जाता है तो उसका नाम होता है एयरफोर्स 1, जो कि एक बहुत ही कमाल की डिटेल है हैरिसन फोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि 1997 में इन्होंने एयरफोर्स 1 मूवी में भी यूएस प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था, जिसमें इनके प्लेन यानी कि एयरफोर्स 1 को टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं। नंबर 16,
कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ये वाला पोस्टर जिसमें सैम शील्ड की मदद से रेड हल्क का पंच रोकता है, तो ये कैप्टन अमेरिका कॉमिक के इस वाले कवर से इंस्पायर्ड है। नंबर 17, मूवी में फर्स्ट मिशन के दौरान सैम विल्सन को सरपेंट के साथ हैंड टू हैंड एक हॉलवे फाइट करते दिखाया जाता है, जो कि ओबियसली एक नोट था डेयरडेविल सीजन 1 के इनफेमस हॉलवे फाइट सीन को। इसके अलावा भी हॉलवे फाइट हमें बहुत सारी मूवीज में देखने को मिल चुकी हैं, लाइक ओल्ड बॉय, इंसेप्शन, रोग वन, द रेड रिडेम्पशन, द मैट्रिक्स एंड मैनी मोर। नंबर 18, इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान आइजिया पंचिंग बैग को एक ही पंच में दूर फेंक के मारता है, जो कि कॉल बैक था द अवेंजर्स मूवी को। इसमें स्टीव ने भी ऐसा किया था। नंबर 19, इस मूवी में सैम को इंग्लिश के अलावा 2 और लैंग्वेजेस बोलते दिखाया जाता है, पहले स्पेनिश और उसके बाद जापानीज। और शायद तुम्हें याद हो, बट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बताया गया था कि सैम को फ्रेंच एंड अरेबिक भी आती है, मीनिंग के सैम को मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलनी आती है। नंबर 20, इस पूरी मूवी में चेरी ब्लॉसम्स को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया है, जिसके पीछे एक्चुअल में एक बहुत ही डीपर मीनिंग है, जिनके जरिए जापान एंड यूएस की हिस्ट्री को हाईलाइट किया गया है। क्योंकि 1912 में जापानीज गवर्नमेंट ने यूएस को चेरी ट्रीज डोनेट किए थे एज ए साइन ऑफ फ्रेंडशिप। और इस मूवी में जापान एंड यूएस के बीच फ्रेंडशिप होने या ना होने के बीच एक मेन प्लॉट है, जिसको इन चेरी ब्लॉसम्स के जरिए सिंबलाइज किया गया है। नंबर 21, इस मूवी में साइड वाइंडर सैम को बताता है कि उसने स्टंस को पकड़ के उसे रोज के हवाले किया था, बट कॉमिक्स में एक काम डिफरेंटली हुआ है, जिसमें ब्लैक विडो स्टंस को पकड़ के उसे शील्ड के हवाले करती है। नंबर 22, स्टंस जिन लोगों को व्हाइट हाउस पे अटैक करने के लिए माइंड कंट्रोल करता है, तो इनमें से एक का नाम होता है हंटर बैरक्रॉफ्ट, जो कि मार्वल स्टूडियोज के प्रोडक्शन असिस्टेंट का नाम है, जिन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, थोर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे काम किया है। नंबर 23, इस सीन में जब बगी सैम को खुद पे भरोसा करने के लिए कहता है, तो उसकी स्पीच से इंप्रेस होकर सैम बगी से पूछता है कि क्या उसके स्पीच राइटर्स ने इसे लिखा था, जो कि एक फन कॉल बैक है विंटर सोल्जर मूवी को, जिसमें कैप्टन की स्पीच के बाद भी सैम उससे ऐसे ही पूछता है, ये तुम पहले से लिख कर लाए थे या स्पीच अभी अभी बना दी? नंबर 24, इस मूवी में साइड वाइंडर ने जो ब्लैक जैकेट पहनी होती है, तो उसमें येलो कलर भी होता है, जो कि नोट है साइड वाइंडर की येलो केप को इन द कॉमिक्स। सिमिलरली मूवी में रूथ को जितने भी डिफरेंट आउटफिट्स में दिखाया गया है, तो उन सब में ब्लू कलर का यूज किया गया है, जो कि नोट है इस कैरेक्टर के ओरिजिनल कॉमिक कॉस्ट्यूम को। नंबर 26, इस मूवी में सैम के वन ऑफ द फ्रेंड्स में से एक होता है मिलिट्री कमांडर डेनिस डम्फी, जो कि कॉमिक्स में डेमोलिशन मैन नाम का एक हीरो है, जिसे डी मैन भी कहा जाता है। एंड कॉमिक्स में इसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम वोल्वरिन की येलो एंड डेयरडेविल की रेड कॉस्ट्यूम्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 27, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन इतना कुछ खास नहीं है, जिसमें स्टन सैम को बताता है कि आज से 4-5 साल बाद अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स मूवी आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहना। आई मीन के वो सैम को मल्टीवर्सल इनकर्शन के बारे में बताता है, जो कि हम ऑलरेडी फेज 5 से देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से पोस्ट क्रेडिट सीन उतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं होता। और इससे पहले तीनों कैप्टन अमेरिका मूवीज के फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरे इन वीडियोस को जरूर देखना।